सभी को नमस्कार। आज हम स्कंदगुप्त नाटक में दृश्य योजना और रंगमंचयता के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु 33 दृश्यों में प्रस्तुत की गई है। 33 बार दृश्य परिवर्तन करते हुए नाटक को दिखलाने में कितना समय लगेगा, इसका सहज ही अनुभव लगाया जा सकता है। इतने दृश्यों के नाटक को रंगमंच पर दिखलाने की योजना और दर्शक का आदि से अंत तक बैठे हुए उसे देखना व्यवहारिक ज्ञात नहीं होता। इसके अलावा कुछ ही दृश्यों के कुछ रंग व्यापार सघन और सरल हैं। अधिकतर दृश्यों के रंग व्यापार शिथिल और उबाने वाले प्रतीत हो सकते हैं। उनका रूप कितना भी काव्यात्मक क्यों न हो, रंगशाला में बैठकर देखते सुनते हुए संवेदना में सहभागी होना दुष्कर लग सकता है। एक दृश्य दूसरे दृश्य से बहुत भिन्न है। एक ही दृश्य सज्जा को समेटकर दूसरे की दृश्य सज्जा की योजना करने में बहुत समय लगता है। बहुत देर तक का अंतराल या मौन रंग कार्य को अरोचक बना देता है। गत्यात्मक प्रवाह में ही नाट्य प्रदर्शन का मूलभूत सौंदर्य होता है। वस्तुवादी दृश्य योजना को अव्यवहारिक पाकर कुछ रंगकर्मियों ने प्रतीकात्मक रंग विधान में स्कंदगुप्त को वंचित करने का प्रयास किया है। प्रतीकात्मक रंग विधान में एक ही दृश्य बंध पर सामान्य परिवर्तनों से अनेक दृश्यों की योजना की जा सकती है। इसमें हर नए दृश्य के साथ पर्दा उठाने गिराने की अपेक्षा नहीं होती, किंतु प्रयोगकर्ताओं का अनुभव प्रमाण है कि प्रतीकात्मक रंग विधान द्वारा भी स्कंदगुप्त के कठिन और उलझे हुए कथानक का निर्वाह ऐसा जैसा हो जाता है। इस शैली के रंग विधान में वेशभूषा की प्राचीनता की व्यंजना सुलभ नहीं हो पाती। कुंभा के बांध का टूटना, अकस्मात जल का बढ़ना और उसमें स्कंदगुप्त सहित सेना के बहते जाने के दृश्य को किसी भी रंग पद्धति से दिखलाना अत्यंत कठिन है। गगनिका और प्रकाश व्यवस्था का सहारा लेकर प्रतीकात्मक ढंग से दृश्यों को दिखला भी दिया जाए तो दृश्य के प्रतीकात्मक संकेत स्थान परिवर्तन बोध का इच्छित प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते हैं। स्कंदगुप्त में बहुतायत से ऐसे दृश्यों को संयोजित किया गया है जो अतिशय रोमांचक है। वे चमत्कार और कौतुक को बढ़ाने के कारण ही आकर्षक लगते हैं। नाटक की दृश्यवलियां में स्कंदवार, राजमंदिर, मदिरापान और नृत्य, अर्धरात्रि, अंधकार, शमशान, पर्ण कुटीर, वन, उपवन, कुंज, दुर्ग, रण क्षेत्र, राजपथ, राजप्रासाद, नदी तट, सेतु, युद्ध, स्तूप, समाधि यानी महादेवी देवकी की समाधि ही 5 अंक दृश्य 2 की क्रियाशीलता का प्रधान केंद्र बिंदु है। रत्नगृह, स्वागत समारोह, महाबोधि विहार, उद्यान, अभियान आदि विभिन्न रूप रंग वाले दृश्यों की पृष्ठभूमि में रचा गया ये नाटक रंगमंचीय प्रस्तुति के समय दृश्य बंद और दृश्य सजा को काफी हद तक अव्यवहारिक बना देता है। गुलाब राय लिखते हैं कि उनमें युद्ध अभियान आदि ऐसे दृश्य हैं जो रंगमंच पर काफी गड़बड़ करेंगे। स्पष्ट है कि ऐसे दृश्यों को रंगमंच की यथार्थवादी या वस्तुवादी शैली में यथातथ्य रूप में प्रत्यक्ष दिखलाना
कठिन ही नहीं असंभव है। दृश्यों के स्वरूप और वैविध्य को देखने से ऐसा विदित होता है कि नाटक की दृश्य योजना पारसी रंगमंच की तरह चित्रांकित पर्दों का उपयोग कर दर्शकों को दिखलाने के लिए है। यद्यपि पारसी रंगमंच की कृत्रिम अभिनय प्रणाली छिछली रसिकता, फुहड़ गानों, अश्लीलता व्यंजक क्रियाशीलता और भाषा संवाद से प्रसाद का विरोध जाहिर है, तथापि चित्रांकित पर्दों की सीनरियों की रंग पद्धति से प्रभावित लगते हैं। उनकी दृश्य योजना ऐसी है जिसे वस्तुवादी रूप से तो रंगमंच पर दिखलाया नहीं जा सकता, लेकिन चित्रांकित पर्दों का प्रयोग कर सांकेतिक ढंग से दिखलाया जा सकता है। प्रसाद के नाटकों स्कंदगुप्त की दृश्य योजना की रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए भारतीय प्राचीन काव्यात्मक रंगशाला या रंगभूमि भित्ति चित्रों एवं नाट्यधर्मी सांकेतिक दृश्य योजना को लक्ष्य कर उन्हें अपनाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, किंतु ऐसी रंगशालाएं अब सुलभ नहीं हैं। स्कंदगुप्त की दृश्य योजना में रोमांचकता, कौतुकता तथा नाट्य वर्जनाओं की उपेक्षा कर हत्या, युद्ध, अभियान, शमशान की चिरायत के दृश्य लाए गए हैं। वे भारतीय रंगभूमि की सीमा का अतिक्रमण ही करते हैं, अतः भारतीय ढर्रे का रंग विधान उन्हें दिखलाने में सक्षम नहीं हो सकता है। प्रसाद के स्कंदगुप्त की दृश्य योजना पारसी रंगमंच की दृश्य योजना से अधिक प्रभावित प्रतीत होती है। उसमें डरावनी रात के गहन अंधकार में अभिसार का जो दृश्य है, षड्यंत्र, हत्या, अपहरण, नरसंस्था, प्रपंच बुद्धि के अभिचार के जो दृश्य हैं, वे जिस प्रकार चौंकाने वाले हैं, उसी प्रकार के दृश्य पारसी रंगमंच के भी उपजीव्य थे। इससे लगता है कि पारसी रंगमंच की छाप उसकी दृश्य योजना पर है। इतना होते हुए भी स्कंदगुप्त को जब कभी पारसी रंगमंच के नाटकों की तरह विभिन्न पर्दों की सहायता से प्रस्तुत किया गया, अभिनय असफल ही रहा। इस रंगमंच की दृष्टि से भी स्कंदगुप्त का दृश्य संयोजन सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुआ है। स्कंदगुप्त की दृश्य सज्जा क्यों रंगमंच पर बिखरी जाती है अथवा दृश्य संयोजन सुविधाजनक नहीं होता, इसके कई कारण बन जाते हैं। इसका प्रमुख कारण दृश्यों के स्वरूप में विषमता है। कुछ दृश्य तो सघन और नाटकीय हैं, कुछ बहुत शिथिल और अनाटकीय और उबाने वाले हैं, अतः प्रस्तुतिकरण का प्रभाव एक सा नहीं बना रहता। स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में यह देखा जा सकता है कि पहले दो दृश्य तो पर्याप्त सघन और नाटकीय हैं, किंतु तीसरा दृश्य मात्र गुप्त की भावुक कल्पना से अतिरंजित परिणानुभूति व्यंजक ऐसा दृश्य है जिसका नायक स्कंदगुप्त के अंतर्बाह्य संघर्ष से कहीं दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। इसके अंकगत दृश्यों का कुल प्रभाव बाधित ही होता है। ये दृश्य न तो सीधे आंतरिक संघर्ष से जुड़ता है और न बाहरी संघर्ष से, इसका कोई सीधा रिश्ता है। ये तत्वत अतिरिक्त दृश्य की प्रतीत होता है, अतिरिक्त दृश्य ही प्रतीत होता है। इससे नाटक के क्रिया व्यापार की मूल धारा टूटती ही है। ये दृश्य नाटक के सम्मिलित प्रभाव को खंडित कर देता है। इसी तरह की शिथिलता को प्रकट करने वाले दृश्य योजना चौथे अंक के तीसरे और चौथे दृश्य की भी है। ये दृश्य मूल क्रिया व्यापार से विच्छिन्न से जान पड़ते हैं। ऐसी दृश्य योजना के कारण नाटक की प्रस्तुति का संश्लिष्ट संवेदनात्मक प्रभाव सुलभ नहीं हो सकता। नाटक की कलात्मक अभिव्यक्ति में विचारशीलता और रंग योजना के बीच सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होता है। अतिरिक्त दृश्यों को भरने से चाहे उनका काव्यात्मक सौंदर्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, रंग
चमत्कृति और विचारशीलता का सामंजस्य खंडित हो जाता है, अभिनय बिखर जाता है। स्कंदगुप्त की रंग योजना में शिथिलता लाने वाले एवं सामंजस्य को बिगाड़ने वाले अतिरिक्त दृश्यों की बाधा खटकती है। यह नाटक को अभिनय बना देते हैं। स्कंदगुप्त के वस्तु विधान में कहीं कहीं बड़े भद्दे जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गति संभालना कठिन हो गया है। घटना के गत्यात्मक विकास के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति को उसी समय जैसे भूमि फाड़ कर या ऊपर से टपक पड़ने की तरह उपस्थित कर देना पड़ा। तृतीय अंक के दृश्य एक में प्रपंच बुद्धि से सिप्रा तट पर भटार की भेंट घटना की गति संभालने के लिए इसी तरह का मिलन है। कुंभा के बांध तोड़ दिए जाने पर स्कंदगुप्त का जलधारा में बहते हुए कमला की पर्णकुटी पर पहुंचना घटना विकास के लिए चित्रित एक ऐसा ही संयोग है। संयोगों से विकसित की जाने वाली ऐसी घटनावलियां आज के शिष्ट तार्किक व्यक्ति को चुभती है। हमें इस पारसी रंग प्रदर्शन की चौंकाने वाली पद्धति के अनुरूप पाते हैं। कह सकते हैं कि पारसी रंगमत से हिंदी नाटकों को मुक्त रखने का संकल्प लेकर चलते हुए प्रसाद उसी का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हमने स्कंदगुप्त नाटक में दृश्य योजना और रंगमतीयता को पढ़ लिया है।